बी क्यूरियस, डोंट बी जजमेंटल। भारत के लोग इतने श्रद्धालु हैं कि वो किसी को भी गुरु बना देते हैं। भारत में होता है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग एकदम खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं, है ना, एक भक्ति भाव में नाचना शुरू कर देते हैं। मुझे ये रियलाइजेशन हुई जब मैं पहली बार योगा को भी देखो, योगा एक $multi trillion एक मूवमेंट अगर दुनिया में है, उसके पीछे की सोच है। क्योंकि हम तो योगा को आश्रम में रख रहे थे, हम तो योगा को ऋषि परंपरा में रख रहे थे। मतलब मैंने शिव सूत्र पढ़े हैं और शिव सूत्र में महादेव कहते हैं। हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बहुत ही मैन मेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। ह्यूमैनिटी इज नॉट मेकिंग न्यू डिस्कवरीज, वी आर जस्ट। जब लोग बात कर रहे हैं एंटी एजिंग की, इमॉर्टैलिटी के बारे में भी डिस्कशंस हो रहे हैं, हाउ डू यू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी? लोग कहते हैं कि हम बस 1000 साल जी जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप जो अब बच्चे हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, एआई का एक्सपोजर है, जिनको इंटरनेट का एक्सपोजर है, दे आर डिसइल्यूशन्ड। एक बच्चा दुखी है, अपने माँ बाप के पास जा रहा है, कहता है आई एम बर्नड आउट, आई एम डिप्रेस्ड, बट माता पिता नॉट अंडरस्टैंडिंग। फिर माँ बाप कहते हैं कि हमें नहीं पता कैसे हो गया। अरे वो चीख चीख के बता रहा था आपको। नमस्कार जी, दिस इज ईशान शिवानंद and you are watching Memorable Conversations with Faridoon Shariar. मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के दुनिया में कंपैशन की क्या इम्पोर्टेंस है? So compassion helps us to thrive in this world. अगर हम अपने आप को देखते हैं तो आज की तारीख में लोग इतने बर्नड आउट हैं, इतना ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड है, और इसकी वजह से हम सब नंब हो जाते हैं। और अगर हम नंब हो जाते हैं, देन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लर्नर वी बिकम अ नोअर, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्यूरियस वी बिकम जजमेंटल। और वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट हुए थे 1800s में, उनका एक बहुत पावरफुल कोट है, बी क्यूरियस, डोंट बी जजमेंटल। And I think compassion helps us to be curious. Compassion helps us to live. Compassion helps us to break the cycle of numbness. It helps us connect with each other. और इस कनेक्शन की ज़रूरत है आज की तारीख में, वरना हम सब इतने आइसोलेटेड, अलोन एंड अनहैप्पी हैं। एंड आई थिंक हैप्पीनेस बिगिंस फ्रॉम कंपैशन। ब्यूटिफुली सेड। जब मैं आपसे एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, एम्पैथी, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? Empathy is to feel. Empathy is curiosity. Today अगर आप देखो, ह्यूमन बीइंग्स हम हैं, हर जगह है। हमने अंतरिक्ष में यान भेज दिए, हम पूरे सोलर सिस्टम को समझने की कैपेसिटी रखते हैं, और ये सब कुछ क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ। अगर ईगो होगी तो मैंने कहा ना, एक नोअर वर्सेस अ लर्नर एटीट्यूड, इसमें बहुत फर्क होता है। और अगर मेरे अंदर ईगो है, देन मेरे अंदर एक नोअर एटीट्यूड है, मैं फिर कुछ भी सीख नहीं सकता। आप सोचो, हम इंसान 1000 साल तक ब्रह्म पाल सकते हैं। हमने ब्रह्म पाला हुआ था कि अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और हमें पता था, वी वर नोअर्स, हमें तो पता ही है। अब वही चीज आप इमोशन में डाल दो, वही चीज आप रिलेशंस में डाल दो। एक बच्चा दुखी है, अपने माँ बाप के पास जा रहा है, कहता है आई एम बर्नड आउट, आई एम डिप्रेस्ड, बट माता पिता इंस्टेड ऑफ बीइंग क्यूरियस, एम्पैथ्स, दे स्टार्ट टू बी नोअर्स कि तुझे क्या पता दुख क्या होता है, हमें पता है दुख क्या होता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हर आदमी का दुख अलग होता है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू फील देयर इमोशंस इन देयर ओन वे। बट इसीलिए प्रॉब्लम होती है। और फिर बच्चा अगर कुछ गलत कर लेता है अपने साथ, या एडिक्शन में पड़ जाता है, फिर माँ बाप कहते हैं कि हमें नहीं पता कैसे हो गया। अरे वो चीख चीख के बता रहा था आपको, अपने तरीके से वो हेल्प मांग रहा था, एंड यू वर नॉट क्यूरियस बिकॉज यू थॉट यू न्यू। सो एम्पैथी इज asking yourself this question, that am I willing to learn and understand that which is around me? Am I willing to go beyond judgment? And if I can let go of judgment, then I can truly feel what the world has to offer, and only then I can learn. And humanity has reached where it is
because we learned. ओके। ना आपने नोइंग की बात करी कि दैट अब माँ बाप जो हैं बच्चों से बोलते हैं कि दैट आई नो। सोक्रेटिस कहते हैं कि दैट आई नो नथिंग। कितना ज़रूरी है ये जो कहावत है कितनी 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 रेलिवेंट है आज के टाइम पे? आई नो नथिंग। सोक्रेटिस ने कहा आई नो नथिंग, और फिर एरिस्टोटल उसके जो शागिर्द हुए, उसके जो स्टूडेंट हुए, फिर उन्होंने एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट बना दिया जो हमने 1000 साल फॉलो की। तो how do we, so one way what Socrates is saying, I know nothing, it is a very dynamic statement and it is a very good attitude to have. But again we have to understand कि ये विचार कहाँ से आ रहा है. So as a philosopher, I don't know if he's talking about philosophy or is he talking about empirical evidence that I know nothing. But what I personally feel I can take from this statement is that there is always scope to learn more. So whatever I know, it may be nothing. And वहाँ से I will like to take you from Socrates to Indian knowledge systems. So Indian knowledge systems बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, meaning the whole universe is within me. तो अगर ऐसी बात है तो अगर मुझे कुछ भी पता है, it's very finite knowledge. So I think what Socrates is trying to say is don't have ego about what you know and always be willing to learn more. And I think वही एक जो एक सोच है एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की, सोक्रेटिस ने अरिस्टोटल में डाली, अरिस्टोटल ने फिर सिकंदर में डालने की कोशिश की शायद. यू आर हैविंग अराउंड 150 सेंटर्स इन यूएस फॉर एग्जांपल। आपने आपने जो एक स्टडी करी है अपनी, हाउ डिड यू रीच टू द कंक्लूजन्स दैट यू हैव? So we followed the scientific methodology. We had a hypothesis, and that hypothesis was that Indian knowledge systems, especially yoga based, meditation based, will have a profound impact on the mental health. Because people who would follow this, they would always say, we feel good. But feeling good is a very subjective statement. We don't know what it means. We wanted to quantify. So we came up with a structure of the study where we will have subjective parameter testing, and we will test uh, in the spectrum of anxiety, depression, insomnia, quality of life. So all the things for which we had standardized scales. So then we did a study on about 10,000 participants, and we collected data. It was a randomized blind testing, and we had 3 months, 6 months, 9 months. We wanted to study the long term impact that if a person brings the lifestyle changes. हम सब सोचते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे, अगर हम अपनी ब्रेथ वर्क पे ध्यान देंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, और हम सोचते हैं कि एक दिन हम करेंगे. तो हमने फोकस किया कि इतने जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 1 साल तक अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सीरियस हों. और फिर जब हमने टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट किया, सो 3 मंथ माइलस्टोन में, 6 मंथ माइलस्टोन में, 9 महीने के माइलस्टोन में, then we found out the impact of the study. So the data was clear in front of us, and that data was presented. So when we looked at the data, exact numbers, अगर आप देखना चाहते हैं या कोई भी listener देखना चाहते हैं, so all they have to do is they have to go Google and type out Yoga for Mortals research papers. So all this research was published in peer-reviewed journals. तो आप देखोगे कि एंजाइटी पे अप टू 70% इम्पैक्ट पड़ा, डिप्रेशन पे अप टू 80% पड़ा, और जो इंसोमनिया थी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है मॉडर्न डे स्ट्रेस की, उस पे भी ऑलमोस्ट upwards of 70% impact पड़ा. And in the words of Beth Dupre, which is a leading breast cancer surgeon in the whole world, she says, I don't know Right. any medicine. I don't know any medicine
that can have this impact what meditation can have on a person. So even the medical fraternity were amazed by the power of these IKSs. Yes. दैट्स वंडरफुल। जिस तरीके की दुनिया में हम लोग आजकल जिंदा हैं, तो आपका जो सारा आपका थॉट प्रोसेस है, मेडिटेशन के बारे में आप बात करते हैं, आप कंपैशन के बारे में बात करते हैं, आप एम्पैथी के बारे में बात करते हैं, आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं कि एक जो एंशियंट जो सारे मेथोडोलॉजीज थे इंसान को जीने के लिए, और आज के टाइम पे जिस तरीके से हम एआई की ज़िंदगी दुनिया में हम लोग हैं, तो उसमें हम किस तरीके से एक मिश्रण कर सकें, एक तरीके का मिक्स कर सकें। When you get that intuition कि आप जो एक थ्योरीज पे आप जो जिन पे आप आ रहे हैं, you feel that they are practically relevant and people start connecting with it. It is an observation rather than an intuition. Observation, because if you look at Indian civilization, जो भारत की सभ्यता है, वो एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग सभ्यता है। तो मतलब एक ही सिविलाइजेशन है जो चली आ रही है। और जब भी एक सभ्यता में, एक कल्चर में, एक सिविलाइजेशन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रोस्पेरिटी होती है, सब होता है, तो देन वी स्टार्ट टू लुक एट मेंटल हेल्थ। और आई थिंक जो एक इंडिया में मेंटल हेल्थ पे रिसर्च हुआ है, वो किसी सिविलाइजेशन में नहीं हुआ। अगर आप भारत के प्राचीन शास्त्रों को भी देखते हैं, दे आर मोर ऑफ मेंटल हेल्थ मैन्यूअल्स। तो जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में अर्जुन को पैनिक अटैक आ रहा है, उसको एंजाइटी अटैक है महाभारत से पहले, और भगवान कृष्ण उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। मतलब अगर मॉडर्न लेंस से, कंटेम्प्रेरी लेंस से हम देखने की कोशिश करें, तो ऐसे ओपनली बात हो रही है कि देखो एक योद्धा है, अर्जुन जैसा योद्धा है। आज की बॉलीवुड की फिल्म्स में भी ये सब नहीं होता। हम हीरो को एक अनस्टॉपेबल फोर्स दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे शास्त्रों में ओपनली मेंटल हेल्थ की बात हुई कि देखो अर्जुन जैसे एक आदमी को, जिसने इतनी ध्यान किया, इतना साधना किया, इतनी इतनी शस्त्र विद्या की पढ़ाई की है द्रोणाचार्य के अंदर, उसके भी हाथ पैर पड़ सकते हैं, और उसके हाथ पैर पड़े। और फिर कैसे भगवान ने उसकी काउंसलिंग की। तो वो जो एक काउंसलिंग है, वो जो एक स्ट्रैटेजी है, वो हम गीता में पढ़ सकते हैं। सो इंडिया हैज बीन वेरी ओपन एंड वोकल अबाउट मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स एंड हाउ systems of yoga can be developed to provide resilience to the mind. So it is not my intuition, or I am not the first person, because it will be so egoistic for me to say कि ये मैंने इस चीज का इजाद किया। नॉट ईगोइस्टिक, इट विल बी वेरी कलोनियल फॉर मी टू से, क्योंकि ये काम वेस्टर्नर्स करते हैं। इंडिया में आके हल्दी लेते हैं और फिर कहते हैं ये हल्दी तो हमने इन्वेंट की, और फिर उसका टर्मरिक लाटे बना देंगे, कुछ कर देंगे। तो मैं तो देखो भारत में पैदा हुआ, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो चीज मैं कर रहा हूँ ये यूनिक नहीं है, ये हजारों साल से होती आई है। और हजारों साल से मेंटल हेल्थ के लिए हमने इन टूल्स को इस्तेमाल किया है। मैं बस उस ज्ञान के पीछे क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट डेटा एंड क्वांटिफाई दैट नॉलेज इन अ वे, सिस्टमेटाइज दैट नॉलेज इन अ वे दैट इट बिकम्स easier for academics to comprehend, so that they can find ways to strategically inculcate these systems into modern ways of living. और जितने ज़्यादा हमारे इन सिस्टम्स पे रिसर्च होगा, जितना ज़्यादा डेटा बाहर आएगा, उतना ज़्यादा जो चीज़ें टैबू हैं हम ओपनली बात कर पाएंगे, और हम इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ताकि जो बच्चा अननेसेसरली दुखी हो रहा है वो उसको दुखी ना हो वो। एंड दैट इज माय होप, एंड आई होप टू सक्सीड। राइट। इंट्यूशंस मेरी कुछ हद तक मेरी मुराद ये थी कि दैट जैसे आपने कहा कि क्लिनिकल आप रिसर्च आप कर रहे हैं अबाउट सर्टन एलिमेंट्स, पर एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ पे जो आपका काम है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल है। लेकिन बहुत बार एक अप्रोच डॉक्टर्स की ये होती है, या फिर जो पीपल हु परस्यू साइंस, they not necessarily refer to mythology or ancient scriptures, or the practices that had been there in the past, for example, and they have fixation on pure science, whatever they have read in the books per se.
So having any sort of idea or vision to maybe just do a comparative study is something that that definitely makes you unique, and that is why you have a big following both in North America as well as all across the world. जब आप ट्रेजर की बात करते हैं, है ना, संकन ट्रेजर, हिडन ट्रेजर, कि कभी कोई किश्ती थी और उसमें इतना खजाना था और फिर वो डूब गई। तो जितना भी खजाना आज तक मिला है उन लोगों की वजह से मिला है जो इन स्टोरीज को चेस करने निकल गए, जिनके भीतर एक होप थी, एक ड्रीम थी। देखो, आई एम अ बिलीवर ऑफ अ वेरी सिंपल फैक्ट दैट ह्यूमैनिटी इज वेरी ओल्ड, और हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बहुत ही एक न्यू कंटेम्प्रेरी वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, एक बहुत ही मैन मेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। और मुझे लगता है दैट humanity is not making new discoveries, we are just rediscovering a lot of the truths and facts that our ancients already knew. And that's why when I look at scripture, I don't look at it as mythology. I look at it as a time that existed where they had technologies that we are now somehow even barely scratching the surface of. तो इसलिए I have great respect for history. I have great respect of the knowledge and the hints that lie in indigenous medicine. क्योंकि अगर हम आज की तारीख में देखते हैं, अगर हम अमेरिका में भी देखते हैं या वेस्ट में भी देखते हैं, तो जितनी भी वेलनेस इंडस्ट्री है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, it is chasing those stories. It is chasing that indigenous medicine, native medicine. चाहे हर चीज में अश्वगंधा डाल दें, चाहे हर चीज में शिलाजीत डाल दें, चाहे हर जगह योगा को डालने की कोशिश करें, चाहे हर चीज में, मतलब इतनी सारी ये herbs को चेस करते हैं। ये कहाँ से आई herbs? They are chasing a story कि कहीं किसी से पढ़ा, फिर उसको लेकर के आए, फिर उस पर रिसर्च किया और फिर रियलाइज किया कि हाँ, the story was correct. पर हाँ, क्योंकि गांव में एक बेचारा बुजुर्ग अनपढ़ बिना डिग्री के, क्योंकि वो स्टोरी सुना रहा था, उस अर्ब को यूज कर रहा था, तो इसका ये मतलब नहीं है उसकी स्टोरी बकवास है, उसकी अर्ब बकवास है। इट्स जस्ट कि उसके पास मीन्स नहीं थे। बट जो चीज पे हम आज रिसर्च कर रहे हैं पिछले 10,000 साल से, वो बेचारा गांव का बुजुर्ग उस नेटिव मेडिसिन से बीमारियों को ठीक कर रहा है, उस मोडालिटी से ठीक कर रहा है। हम बस अब उस पे क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। एंड आई थिंक जितने ज्यादा हमारे भी स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में even we don't have the capacity or the funding to do research on a lot of things, but as even our capacity is increasing, more often than not we find there is great evidence behind the story. तो इसलिए ये मेरा एक मैसेज है अपनी नानियों को, दादियों को, अपने घर के बुजुर्गों की स्टोरीज को नजरअंदाज मत करो, ध्यान से सुनो। क्या पता अगला $1 million आइडिया या अर्ब या मेडिसिन आप ही के घर में पड़ा हो और आपको पता ही नहीं। That's wonderfully said. प्रैक्टिस ऑफ इमोर्टैलिटी आपकी किताब बेस्ट सेलर आपकी किताब है, जो कि लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसे दौर में हैं जब लोग बात कर रहे हैं एंटी एजिंग की, इमोर्टैलिटी के बारे में भी डिस्कशंस हो रहे हैं कि दैट मैं एक रील में देख रहा था कि दैट 10 साल जिंदा रह लो आप, इमोर्टैलिटी के चांसेस हैं जिस तरीके से साइंस ग्रो कर रही है आज के टाइम पे। हाउ डू यू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इमोर्टैलिटी, और अगर आप कुछ अपनी किताब के बारे में बता सकें। सो साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की तारीख में एक स्पेस रेस की तरह है, एक आर्म्स रेस की तरह है। All the billionaires are spending a lot of money in longevity and trying to find ways where they can hack the aging process. There's a whole industry that has sprung up suddenly in the last 10 years. Everything from peptides to nutraceutical to taking plasma. Every new day, I just hear something, read something, and I'm amazed. People are trying to prolong life. But
When they are saying I want to prolong life, they're just saying I want to prolong my body. So in theology, there is a concept of soul, and there is a concept that soul never dies. So when I talk about immortality, I am talking about connection with the immortal self, not with the body. For me, immortality is knowing the real you. खुद को जानो, वाह आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके राम, आप बस कर रहते हैं। क्योंकि जब आप उस इमॉर्टल सेल्फ से जुड़ जाते हो तो फिर एक खुशी है। और ये लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं कि हम बस 1000 साल जी जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप दुखी हो तो 1000 साल में आपका दुख बढ़ेगा नहीं क्या? क्या आप चाहते हो कि 1000 साल तक आपकी मेंटल भसड़ फिर चलती रहे? सोचो, क्या बात है आप अमर हो जाओ और आप डिप्रेस्ड हो, आपको सिजोफ्रेनिया है, आपको इतने सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, और फिर वो 1000 साल तक चलेंगे, और 1000 साल तक आप बस किसी तरीके से 2 पैग लेके रात को सोते हो और 3 कॉफी लेके सुबह को जागते हो। आपने खुद को पहचाना ही कहाँ है? आप तो बस डरते हो मृत्यु से। आप तो बस डरते हो उस समय से जब आपको सही मायने में ये शोध करना पड़ेगा कि आप कौन हो। सो यू आर जस्ट trying to procrastinate the inevitable. And real immortality is, if you know your real self, then you will have the courage to even die with dignity. And I think that's what is most important today. अमेजिंग ये जो एक बहुत ही कमाल का इंटरेस्ट है आज के टाइम पे दुनिया भर में मेडिटेशन में स्पेशली योगा में फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट एवरीवन इज डिस्कवरिंग इट आप भी व्यायाम को काफी तरजीह आप देते हैं आप करते भी हैं मैंने आपको एक वीडियो देखा था व्यायाम कर रहे हैं जो कि एक जो एंशिएंट जो हमारा जो स्टाइल है उसमें तो आप कैसे देखते हैं ये जो एक दिलचस्पी योगा में व्यायाम में जो एक जिस तरीके की एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से डेवलप हुई है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इवन हॉलीवुड is very bullish on yoga. Many of the movies that we just hear references of yoga in that as well. So what are your views on that, Ishanandi? So हॉलीवुड का योगा तो अलग ही योगा है। उनको एस्थेटिक्स की ज्यादा पड़ी है, ट्रेंड, फैशन एंड एस्थेटिक्स, कि कैसे दिख रहे हैं, क्या है। और फिर एस्थेटिक्स में फिर वो लुक मैक्सिंग करते हैं। और लुक मैक्सिंग का मतलब है बस साम दाम दंड भेद करके अपने आप को जितना सुंदर बना सकते हो बना लो। तो आप लोगों को बड़े सारे लोग मिलेंगे इंडस्ट्री में, सब नहीं लेकिन बहुत सारे, जो बाहर से बहुत सुंदर हैं और अंदर से बेचारे खोखले हो रखे हैं। और ये समस्या मैंने देखी है क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। और इतने सारे लोग जो इतने बेहतरीन थे, जिन्होंने लोगों में इतनी खुशियां बांटी, चाहे वो रॉबिन विलियम्स हो, चाहे एंथनी बोर्डेन हो, चाहे हीथ लेजर हो, ये बेचारे अंत में अपने मेंटल हेल्थ से नहीं जूझ पाए और बाहर से कितने सुंदर थे, कितने खूबसूरत थे। लुक मैक्स था और फिर इनके साथ हादसे हुए। पर जो आप बात कर रहे हो कि योगा में रुचि बढ़ रही है, ये एक बहुत ही बेहतरीन शानदार काउंटर कल्चर मूवमेंट है। तो मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में बहुत काम करता हूं, जो अब बच्चे हैं ना जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, एआई का एक्सपोजर है, जिनको इंटरनेट का एक्सपोजर है, उनका उल्लू इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जो मिडिल एज्ड है, अब उन बेचारों का ऐसा उल्लू बन रहा है, उनको खुद ही नहीं पता उनका उल्लू बन रहा है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं सबके सब, उनको कोई भी एआई वीडियो बता दो वो फर्क ही नहीं बता सकते। तो एक जो जनरेशन है, जो बूमर जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन है, वो बेचारे उनका उल्लू बन जाता है और उनको पता ही नहीं उनका बन जाता है। पर जो यंग बच्चे हैं, दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू अस एज हेल्थ, इट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू अस एज ट्रुथ is nothing but someone else's profitability. So they are rebelling. They are rebelling against that which is considered standard, and they are going towards these ancient modalities to find their own truth. क्योंकि मैं एक लीनेज से आता हूं और मुझे याद है जब
मैं छोटा था तो मेरे गुरु साहब जो थे अवधूत शिवानंद, जब वो सिखा रहे होते थे ध्यान साधना, तो जी एक सर्टन जनरेशन आती थी, ज्यादातर जिनको हम आंटी अंकल बोलेंगे, जो मतलब जैसे मेरे जैसे हो गए, जिनके 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, और उम्र के एक हैं जनरली 40s to 50s, वो लोग आया करते थे। लेकिन आज की तारीख में अब जब मैं सिखा रहा हूँ, सो आई हैव चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 to 25. That's like the big population chunk, and they are coming because they are disillusioned. They are disillusioned by everything that is being presented to them. एंड उन्होंने कहा है कि अब हमें अपना खुद का सच अनुभव करना है, एंड वी आर रेडी टू इन्वेस्ट द टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी, बिकॉज वी डू नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू बी hypnotized, to be lied to. So there is a great awakening that is going on, एक underground awakening, एक revolution जो हो रहा है, और ये सारे बच्चे योग साधना की ओर जा रहे हैं। And I think अगर इनके हाथ में फ्यूचर हुआ, then these children will be the enlightened leaders of tomorrow, and I look forward to being in a world led by them. That's amazing. Okay, you obviously you born in India. After that, you moved to Africa, and then finally to US. किस तरीके का एक कल्चरल इवोल्यूशन आपने खुद में महसूस किया या अब्जॉर्ब किया जब आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में आपका उठना बैठना होता है लोगों के साथ में? आई एम श्योर दैट एक वो इवोल्यूशन भी होता होगा. हाउ हैज दैट कंट्रीब्यूटेड टू योर इवोल्यूशन एज अ पर्सन एज वेल एज अ प्रोफेशनल? मैं सच बोलूं, मुझे इजाजत है? अरे बिल्कुल बोलिए, सच ही बोलिए सर. देखो, जब मैं पहली बार अफ्रीका गया ना साहब, तो मुझे समझ आया कि भारत में गुरु बनना कितना आसान है. आपकी मेहनत नहीं लगती. भारत के लोग इतने श्रद्धालु हैं कि वो किसी को भी गुरु बना देंगे. उनके भीतर इतना भक्ति भाव है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक प्रकार के कपड़े पहनने, एक प्रकार की बातें करनी, और उनके सामने खड़ा होना है, और फिर वो आपको गुरु बना देंगे. और उनके भीतर एक दिव्य अनुभूति भी होनी शुरू हो जाएगी, और आपको अहंकार होगा कि अरे वाह, आप कितने बड़े गुरु हैं, आपकी वजह से उनको अनुभूति हो रही है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उनके भीतर का, भारत के लोगों के भीतर का भक्ति भाव है. कोई भी बड़ा गुरु नहीं है. भारत के लोगों के भीतर ये क्षमता है. मुझे ये रियलाइजेशन हुई जब मैं पहली बार अफ्रीका गया. तो जब मैं मॉरिशस में था, वहां पे एक हाई स्कूल था, और वहां पे बच्चों के साथ मुझे काम करना था, और वो सब मिक्स्ड बच्चे थे. सो कुछ क्रियोल बच्चे थे, कुछ गोरे बच्चे थे, कुछ एशियन बच्चे थे, कुछ साउथ एशियन बच्चे थे. और इनमें से किसी भी बच्चे को साउथ एशियन कल्चर के बारे में नहीं पता था, सनातन के बारे में नहीं पता था, कंसेप्ट ऑफ गुरु के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. बेसिकली दे वर ब्लैंक. और मैं इनके सामने जाके बैठ गया, एंड देन आई एक्सपेक्टेड कि जैसे भारत में होता है, मैं जहां जाता हूं लोग एकदम खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं, और है ना, एक भक्ति भाव में नाचना शुरू कर देते हैं. इन बच्चों में भी होगा. कुछ भी नहीं हुआ. फिर मेरे को लगा कि मैं इनसे बात करूं, मैं इनको कुछ बताऊं जैसे मैं भारत में बताता हूं. मैंने कोशिश की, एंड दे जस्ट रिजेक्टेड इट. दे पॉइंट ब्लैंक रिजेक्टेड. और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोई खास बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को, जिसको सनातन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसकी सहायता नहीं कर पा रहा. तो वहां एक मेरे अंदर कल्चरल चेंज आया कि मुझे लगा आई मस्ट वर्क ऑन द आर्ट ऑफ बीइंग एन आचार्य. एन आचार्य मीन्स अ टीचर, सो दैट इट शुड नॉट मैटर कि वो आदमी जो मेरे सामने बैठा है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो एक सनातन थियोलॉजी बैकग्राउंड का हो या किसी और थियोलॉजी के बैकग्राउंड का हो. आई मस्ट बी एबल टू हेल्प देम इन देयर लाइफ, ब्रिंग देम कॉग्निटिव बैलेंस. And that is where I started to work on my craft. In real sense, I started to work on my craft. और जो काम मैंने अफ्रीका में किया, उस काम ने मेरी फिर सहायता की कि मैं कैसे दुनिया जहान के नौजवान को
प्रभावित कर सकूं। पर अगर मैं कभी भारत से नहीं निकलता तो मुझे अपनी खुद की कैपेबिलिटी का आईना नहीं दिखता। एंड अगर मैं कभी भी भारतीय मूल के अलावा दूसरे लोगों को नहीं सिखाना शुरू करता, सो आई वुड नॉट हैव नोन बिकॉज आई हैव टू कमेंट दिस अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन कि हमारे कण कण में भक्ति भाव है। सो हम किसी को भी हीरो बना सकते हैं, हम किसी को भी गुरु बना सकते हैं, वो हमारे भीतर की कैपेसिटी है। और that was my realization when I moved to Africa. हाँ जी। And what about US? When you moved to US, what sort of a shift was it for you? That's a different context. Americans are very interesting people. They are very curious. और वो हर चीज में फायदा देखते हैं। जैसे ये चीज कभी कभार होती है, आप एक साउथ एशियन कल्चर को देख लो, अगर आप उनको, मतलब हमारे अंदर एक कॉलोनियल माइंडसेट भी आ जाता है। अगर हम इंडिजिनियस मेडिसिन की बात करते हैं तो एक सोच है कि अरे ये तो हर्बल मेडिसिन है, ये थोड़ी लो क्वालिटी होगी, ये फार्मास्यूटिकल है, थोड़ा हाई क्वालिटी होगा। जो अमेरिकन माइंड है वो ऐसा नहीं सोचता, वो हर चीज के अंदर पोटेंशियल देखता है। तो जब आप योगा को भी देखो, योगा एक $multi trillion एक मूवमेंट अगर दुनिया में है, उसके पीछे भारत का हाथ नहीं है, उसके पीछे अमेरिका की सोच है। क्योंकि अमेरिका ने उस चीज को देखा, उसके पोटेंशियल को उस लेवल तक ले गई। क्योंकि हम तो योगा को आश्रम में रख रहे थे, हम तो योगा को ऋषि परंपरा में रख रहे थे, बट अगर इन्होंने योगा को एपरल में ले गए, लुलू लेमन बना दिया, अगर ये लोग योगा को एप्स में ले गए, इनको मतलब दे थिंक ऑन अनदर स्केल एंड लेवल। मतलब मैंने शिव सूत्र पढ़े हैं और शिव सूत्र में महादेव कहते हैं, मां पार्वती उनसे पूछती हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है, तो महादेव कहते हैं अल्प चिंतन पाप कारम। और इसका क्या मतलब है कि छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है। वाह। छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो हम अपने साक्षात्कार का थोड़ी सोचते हैं। हम तो कहते हैं छोटा, हमारे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, हमारे रोटी कपड़ा मकान हो जाए। हम बड़ा छोटा सोचते हैं, हम छोटी जिंदगी बनाते हैं अपने लिए। पर अमेरिकन ऐसा नहीं करते, वो हर चीज को लार्जर देन लाइफ, वो सोचते ही बड़ा है, बड़ा होना चाहिए। कि जब इन्होंने योग को भी देखा, इन्होंने कहा अगर पोटेंशियल है, अगर फायदा है, तो ये आश्रमों में क्यों रहे, इस चीज को बढ़ाओ। जैसे हमारे किचन्स में हल्दी, टर्मरिक कब से पड़ी है, हजारों सालों से पड़ी, हमने कभी सोचा ही नहीं इसका पोटेंशियल भी है, इसका एक न्यूट्रास्यूटिकल पोटेंशियल है, इसकी गोलियां बन सकती है। आप देखो जो हल्दी हम 10 रुपए के भाव से खरीदते हैं, उसको ये लोग $100 की बोतल में गोलियां बना बना के बेच रहे हैं। सो दे थिंक बिग, एंड बिकॉज दे थिंक बिग, दे बिलीव, देन द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू बिलीव। And that was the huge cultural shift when I came to America. Americans believe, मतलब आप देखो इटली में पिज्जा बन रहा है, लेकिन आज की तारीख में पिज्जा वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है because Americans believed in it. और ये चीज हमें सीखनी चाहिए। हम साउथ एशियन कल्चर्स को अमेरिकन से सीखनी चाहिए। They can believe in something and they can make it be the next big thing. कितना अच्छा हो कि ये जो थॉट मूवमेंट है, ये जो थॉट लीडरशिप है, ये हम लोगों के अंदर से भी आए। एंड वी ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अगर अमेरिकन अच्छी चीजों में बिलीव करते हैं तो उसका भी प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है, और अगर अमेरिकन कुछ अटपटी चीजों में बिलीव करते हैं तो उसका भी प्रभाव दुनिया को आज देखने को मिल रहा है। राइट। लेकिन ईशान जी, आप इस बात से तो आप अग्री करेंगे, पर जिस तरीके से इंडियंस का एक इन्फ्लुएंस हुआ है दुनिया में, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर हम यूएस की भी बात करें, फॉर एग्जांपल टेस्ला, ये जॉन एलोन मस्क, इसके आई थिंक बहुत ही जो ट्रस्टेड और हायर एक्चेलॉन्स में जो लोग शामिल हैं, some of the finest इंजीनियर्स, अगर मैं सिर्फ टेस्ला की बात करूं, तो वो इंडियंस हैं।
And even apart from that, all across US, for example, the level of respect that Indians have when it comes to technology and business is truly अमेजिंग। मुझे लगता नहीं है कि आज से 40 साल पहले किसी ने सोचा भी होगा कि इंडियंस जो हैं वो इस तरीके से एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हम लोग सही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जी, ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। भारतीयों का बहुत प्रभाव है। अगर आप अमेरिका में फेडरल टैक्सेस की बात करें, 7% से ऊपर फेडरल टैक्सेस देते हैं। अभी मैंने इस साल का स्टेट डिपार्टमेंट का डेटा नहीं देखा, पर अगर हम हेल्थ केयर को देखें, उसकी बैकबोन जो इंडियन पॉपुलेशन है वो है। अगर हम होटल्स को देखें तो आहुआ उसकी बैकबोन इंडियंस हैं। कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस की बैकबोन इंडियंस हैं। दे हैव positively not just influenced North America, they have positively influenced Africa, Europe। और हम लोग चुपचाप काम करते हैं, हम ज़्यादा शोर नहीं मचाते और लगे रहते Right. हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं तो चीनी की तरह घुल जाते हैं और उस जगह का भला करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे बारे में। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें थोड़ा शोर मचाना चाहिए। हम अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मैं बुद्धिजीवी को पढ़ रहा था, उसने कहा कि अगर आज की तारीख में अच्छे लोग एक कम्युनिटी का निर्माण नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में वो लुप्त हो जाएंगे। हम इंडियंस इतना चुपचाप काम करते हैं कि हम मैक्रोकॉज्म को फिर भूल जाते हैं। फिर हम अपने छोटे छोटे एक आइलैंड बना लेते हैं और फिर उस आइलैंड में ही रहते हैं। और कितना अच्छा होगा, सोचो, अगर हम एज अ स्मॉल स्केल इतना अच्छा काम कर सकते हैं, अगर हम एज अ कम्युनिटी जुड़ जाएं, बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड ज्योग्राफिकल मार्कर्स, बियॉन्ड डिनोमिनेशंस, एंड वी कम टुगेदर एज अ यूनिटी। जो मैंने कहा ना आपको, कंपैशन यूनाइट्स। इफ वी यूनाइट in that one common vision, one common thought, one common people, one common vote, then I think we'll be able to do much more and much better for all the various countries that we now live in and we call home. डेफिनेटली। ओके, देखिए मुझे एक और भी जो आपका इम्पैक्ट का एक जो रीज़न लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं दे कनेक्ट विद यू वेरी वेल, उसमें एक रीज़न ये भी है कि आपके जो कम्युनिकेशन है वो हाईली साइंटिफिक बेस्ड बहुत होता है। आप सैन फ्रांसिस्को में आप ड्राइवरलेस टैक्सी में आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक वीडियो बना लेते हैं। आप कहीं पर भी जा रहे हैं यूएस में तो आप एयरपोर्ट्स के ऊपर आप सेल्फी मोड में मोबाइल के ऊपर आप वीडियोस बना के आप डालते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। एंड बिकॉज these are the means and the platforms that youngsters they are very bullish on। कितना ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक ऐसी भाषा में बात करें, एक ऐसे साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करें जो कि एक जो यंगस्टर्स बहुत बहुत बार इम्प्रेशनेबल होते हैं, कहा जाता है कि इम्प्रेशनेबल होते हैं, उनको एक दिशा की तलाश होती है और शायद वो दिशा कुछ हद तक आपसे मिल रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप किसी को थेरेपी दे रहे हैं, तो अगर आपको कितना भी पता हो प्रॉब्लम के बारे में, आप ऐसा उसको बोल नहीं सकते। यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन कम टू दैट सेम कंक्लूजन। सो यू विल सिट हियर और बड़ा मन करेगा कि ऐसे चिल्ला के बोलो, अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। But that's not how you help someone. That's not how you give therapy. You create a certain environment. You provide the verbal catalysts, and then you allow that person to reach their own eureka moment. And that is the difference between talking to your father or talking to your therapist. पिताजी पीट पीट के कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और वो फिर समझ नहीं आता जब तक वो चीज अंदर से नहीं निकलती। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर मुझे पोटेंशियल दिखता है, और वो बच्चे अभी फंसे हुए हैं अपने दुख में, अपने कष्टों में, बट मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। एंड आई बिलीव इन देम।
आई बिलीव इन दोज किड्स। हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं बिलीव करते, हो सकता है सोसाइटी नहीं बिलीव करती, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक एक जौहरी को हीरे की समझ होती है। मुझे मुझे उन बच्चों में बहुत पोटेंशियल लगता है। मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, वो मेरे सामने आज आया है, ही इज ब्रोकन, वो दुखी है, उसका ब्रेकअप हुआ है, वो बस हैरान परेशान है, उसको यही नहीं लग रहा कि कल वो कैसे जिएगा, और मैं उसके अंदर पोटेंशियल देख रहा हूँ टू बी अ ग्रेट लीडर, अ पर्सन जो कल को हजारों लोगों की हेल्प करेगा। और अगर मैं उसको ये बोलूं कि देख तेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं देख पा रहा हूं, वो रिजेक्ट कर देगा। सो मैं धीरे धीरे अपनी बातों से उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। वो जैसे पकते हैं ना, धीरे धीरे वो पकना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठनी शुरू होती है, एंड देन वन डे ही रियलाइजेस जो चीज मुझे पहले से ही दिख रही थी, दैट यस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, आई हैव दैट पावर। सो व्हेन आई टॉक लाइक दिस, जब मैं कभी भी अपना फोन उठा लेता हूँ, इट्स नॉट परफॉर्मेटिव, इट्स नॉट कि मैं कोई एल्गोरिथम को चेस कर रहा हूँ, या फिर मैं, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे बहुत लोग कहते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो आप सोशल मीडिया पे ये भी कर सकते हो, आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, आप ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ, आप इसके बारे में वीडियो बनाओ, ये ट्रेंड कर रहा है। मैं कहता हूँ मेरा ये पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है टू हेल्प दोज चिल्ड्रन that need that help. I'm an acharya, I'm a teacher. So my job is to care for those who have been abandoned by society, those who are genius, who are brilliant, but those who are misunderstood. So I just take my phone and I'm not thinking about anything else. I'm just thinking about those people. And I look into the camera as if I am talking to them. वो जो वहां पे लोनली फील कर रहा है बच्चा अपने बिस्तर पे, वो उठाता है, एंड ही नोज दैट, ही कनेक्ट्स कि ईशान मुझसे बात कर रहा है, एंड मैं लिटरली मैं बात ही उनसे कर रहा हूं, और वो फिर जब सुनते हैं उनको वो बात समझ आती है, वो कनेक्ट करते हैं, देन इन दिस होल वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज अलोन, we become connected. So my Right. conversations are for these children that are longing for connection and belonging. I just want to say to them through my videos that you exist, you matter, and I see you. राइट, लेकिन ट्रेंड्स को तो आप फॉलो करते हैं। धुरंधर के गाने पे आपने रील बनाया है अक्षय खन्ना के गाने के ऊपर, तो ट्रेंड्स तो आप फॉलो करते हैं। वो रील किसी ने मुझे बना के भेजा था, और मुझे बहुत बढ़िया लगा गाना, अच्छा ना, अच्छा फिर मैंने है। उसको डाला। वो जो लिब्राची का, फिल्पराची, फासला या हाँ जी, हाँ जी, तो वो शायद, फासला। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पर ऐसी बात नहीं है कि मैं ट्रेंड्स से बिल्कुल दूर रहता हूँ। पॉपुलर कल्चर में कुछ चीजें अगर मुझे अच्छी लगती हैं, आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न on what is happening in society. But again, as a person who likes arts and culture, not as a person who fancies themselves to be an influencer. So I personally like music. I like some movies here and there. So राइट, आई थिंक यू आर अ बिग इन्फ्लुएंसर। आपके फेसबुक पे करीबन 6.5 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोअर्स है, तो इन्फ्लुएंसर तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ईशा जी आपने बात करी कि समवन टोल्ड यू अबाउट ब्रेकअप। नाउ एक मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसको कि अगर यंगस्टर्स की बात करें या किसी भी एज ग्रुप में लोग सीख करते हैं कि दैट दे वांट टू बी लव्ड, फॉर एग्जांपल एक सेंस ऑफ अप्रूवल, एक वैलिडेशन की एक मैक्सिमम लोगों में एक चाहत होती है। मुझे लगता है कि हायर थिंकिंग आपकी तब डेवलप होती है जब आप रियलाइज करें कि भाई आपको इस दुनिया में वैलिडेशन किसी से चाहिए ही नहीं। अगर आप अपने को समझ गए तो आपको वैलिडेशन किसी से नहीं चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग वो उस पॉइंट तक पहुंचने नहीं पाते। मैक्सिमम पीपल दे आर सीकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम देयर बॉसेस, फ्रॉम देयर स्पाउसेस, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, एंड वो एक सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस बहुत हद तक बड़ा बन जाता है लोगों पे। तो आप कैसे देखते हैं कि ये अगर मोहब्बत है, ये वैलिडेशन है, एक्सेप्टेंस है,
इन सब जो एक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं लाइफ की, उससे कैसे डील किया जा सकता है? नो योरसेल्फ, आपने बहुत अच्छा बोला। आपका हम्म। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल था, बहुत ही ज्यादा हम्म। नुएंस्ड है, लेयर्ड है। आपने बिल्कुल हम्म। अच्छा बोला कि हम दुनिया से सम फॉर्म ऑफ अप्रूवल खोजते हैं, हम राइट। सेंस ऑफ मीनिंग खोजते हैं। देखो आज की तारीख में हर आदमी प्रेजेंस और पर्पस खोज रहा है, और यहाँ पे सवाल एग्जिस्टेंशियल हो जाता है कि मैं क्यों हूँ, मेरा काम क्या है। और जो एक बहुत बेसिक कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस है, वो हमें मिलती है दूसरे लोगों के अप्रूवल से। और ये शुरुआत होता है बचपन में, कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे माँ बाप खुश हो। और फिर हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी और हमारा काम यही है दूसरों को खुश करना। तो हम एक तरीके के एंटरटेनर बन जाते हैं, एक तरीके के जोकर बन जाते हैं, कि जब कभी भी कोई भी आता है हमें लगता है कि उसको प्लीज कैसे करें, उसको प्लीज कैसे करें। एंड द सेम देन कैरीज फॉरवर्ड व्हेन वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स, कि अगर हमारे भीतर ये एक चीज है कि हम सामने वाले को प्लीज करना चाहते हैं, सामने वाले को खुश करना चाहते हैं, सामने वाले का अप्रूवल पाना चाहते हैं, तो हम ये सब करेंगे, बट एंड ऑफ द डे इट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग. So, a relationship with somebody who we really want to love, because we have not sorted our own issues, we become burnt out. हम्म। And then it starts to get reflected back on us. जब सामने वाला और डिफिकल्ट टू प्लीज हो जाता है, और डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद हो जाता है। तो इसके लिए राइट। आई ऑलवेज टेल young people, know yourself. Once you know yourself, then the next step will be to accept yourself. But it begins with finding yourself. Spend time with yourself every single day. राइट। लोगों को लगता है मेडिटेशन का मतलब है कि हम किसी भगवान को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है, वो प्रेयर है। मेडिटेशन का मतलब है खुद को समझने की, जानने की एक कोशिश। वाह। We should बराबर। do that every single day. And as we will do, फिर अगली अगली मेहनत होगी खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को माफ करना, खुद को प्रेम करना। That is the next क्या stage बात of meditation. और उसके बाद जैसा आपने कहा, that when we are fulfilled, then when we get into a relationship, the relationship will not be an exhausting phenomena, because we are not performing, we are being. And that other person वाह। is not applauding our performance, they are just appreciating who we are. And that's when long term relationships are born, when you get to be you and they get to be themselves, and you both appreciate each other for who you are without a desire to change you. वाह। वाह। वाह, ठीक। क्या बात है। इसलिए जी, एक हर इंसान का मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जो फियर है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। और शायद इसी लोनलीनेस के मसले की वजह से लॉट ऑफ पीपल दे सकम टू पीयर प्रेशर। ग्रुप में रहने के लिए बहुत सी चीजें लोग करते हैं टू, जैसे हमने बात करी अप्रूवल की, एक्सेप्टेंस की हमने बात करी। अ, एक और चीज है जो कि मुझे लगता है कि बड़ी कमाल की है, जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन का असली पर्पस है अपने आप को समझना, अपने आप से मोहब्बत करना। और मुझे लगता है कि वो चीज है सॉलिट्यूड, कि जब आप अपने साथ में हैं और आप जब ध्यान कर रहे हैं एंड आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं बहुत ही सेंसिबल तरीके से, और बहुत ही इमेजिनेटिव तरीके से, वो एक अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस होती है जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं। आप कैसे देखते हैं आपने जो कश्मकश है लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में? अभी कल्चर की बात करते हैं। आपने कहा कि कैसे सेलिब्रेट करें इस कश्मकश को, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत प्यारी पिक्चर आई, तो मैं बता रहा हूँ, मैं पिक्चरें भी देखता हूँ। उस हम्म। पिक्चर का नाम है हेल मैरी, हम्म। और वो एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर है। तो बहुत पहले एक पिक्चर आई थी द मार्शियन, तो सेम राइटर है। और राइट। ये दोनों पिक्चरें ग्लोबल फिनोमिना हुई, हम्म। और इन दोनों पिक्चरों में एक्सप्लोर किया है कि एक एस्ट्रोनॉट और वो कैसे अकेला है,
स्पेस में है और अपने साथ खुश है, अपने साथ वाह! प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वाह! He is actualized in his own being. He is complete in his own self. And he's enjoying being alone. He's having fun in that being alone. और हाँ, बीच बीच में उन्होंने एक्सप्लोर भी किया है कि एक फेजेस आते हैं बाउट ऑफ डिप्रेशन के, जब भीतर का ही कोई विकार, भीतर का ही कोई नेगेटिविटी कूद के सामने आके आपको बू करती है, तो हाँ, तब तब लगता है कि अब ये क्या करें, बट देन दे ओवरकम दैट। एंड दैट, जैसा आपने कहा, कश्मकश विद आवर ओन सेल्फ, वो पर्दे पे दिखाई और बहुत अच्छी दिखाई है, और इसलिए शायद दुनिया उस राइटर को इतना ज्यादा पसंद करती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे इतिहास बहुत अच्छा लगता है, इतिहास में जब मैं ऋषियों के बारे में पढ़ता हूँ, संतों के बारे में पढ़ता हूँ, वाह! वो भी अपना हिमालय में अकेले चले पड़े। तो जैसे द मार्शियन की स्टोरी है, वैसे इन संतों की भी स्टोरी होती है, और वो बस अपना एक वो पर्सनल लॉग, एक पर्सनल डायरी, एक अपना जर्नल लिख रहे हैं कि देखो मैं ऐसे गया, मेरा ऐसा विचार आया, उसको मैंने ऐसे ओवरकम किया। और फिर मैं मॉडर्न सोसाइटी को देखता कि मॉडर्न सोसाइटी में हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि जहां हम अपने भीतर जाना शुरू कर दें, जहां हम थोड़ा कंटेम्पलेटिव मोड में जाएं, तो हम डर जाएं और ऐसा ना हो। I have not seen a person today trying to spend time with their own selves. कुछ भी हो, हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम फोन उठा लेते हैं, कुछ भी हो तो हम पहले अखबार उठा लेते थे, कुछ भी हो तो हमें गाने सुनने हैं। हम भागते हैं अपने आप से, क्योंकि जब कभी भी हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो पहले थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। वो क्या सारे बात है! थॉट्स जो हमने अंदर दबा रखे हैं, हमें थोड़ा सा उस कचरे को साफ करना पड़ेगा, तभी भीतर की खूबसूरती ऐसे फुदक के बाहर आएगी। पर वो जो हल्का डिस्कम्फर्ट है, हमें वो डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, और उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम बस अपने आप को एंटरटेन करते रहते, एंटरटेन करते रहते। और इसलिए वी आर numb because of the sensory overload that we provide to ourselves. And what we don't understand is being alone is a very beautiful feeling. Being alone, not lonely. Being alone is the time when you can grow. Being alone is the time you can contemplate. Being alone is the time when you can work on yourself. Being alone is the time when you can be creative. हर अच्छा नॉवल, हर अच्छी पोइट्री, हर अच्छा साइंटिफिक एविडेंस इन दैट स्टेट ऑफ अलोननेस, सेल्फ कंटेम्पलेशन ही क्रिएट किया गया है। और अगर आप हर समय भीड़ को ढूंढोगे, जो आदमी भीड़ में रहना पसंद करता है ना, अंदर से वो सबसे ज्यादा लोनली होता है, क्या बात है! क्योंकि वो उस लोनलीनेस से भाग रहा है। और अगर हमारे अंदर वो लोनलीनेस है, तो आई थिंक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि हम किस चीज से भाग रहे हैं। व्हाई आर वी फीलिंग लोनली? एंड इफ वी आर नॉट फीलिंग कनेक्शन विद वन पर्सन, तो ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन हमें 100 लोगों से मिल जाएगा। और राइट। अगर हमारे भीतर कैपेसिटी है कनेक्ट होने की, तो फिर हमें उस एक पर्सन की भी जरूरत नहीं, हम अकेले खुद ही काफी है। और फिर हम बैठे बैठे दूसरा आदमी क्या, हम तो परमात्मा के साथ भी कनेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। So दैट्स मैं तो यही अमेजिंग। कहता हूँ, आई बिलीव इन पावर ऑफ कनेक्शन। दैट्स अमेजिंग। ये आपने जो बात कही ना, और मैं आपके लिए एक शेर शेर सुनना चाहूंगा। शेर ये है कि भीड़ का हिस्सा बन जाता, यूं तन्हा नहीं होता। भीड़ का हिस्सा बन जाता, यूं तन्हा नहीं होता। सचमुच ऐसा हो जाता, अच्छा नहीं होता। वाह, हम आपसे बात करना एडिक्टिव है। हम तो बात कर सकते हैं। आप, मुझे अंदाजा है कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। बॉस, मेरे सवाल है आपके लिए आखिर में। इधर जी, एक सवाल ये है, आपने डिस्कम्फर्ट की बात करी। अम, मुझे लगता है कि लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि कंफर्ट जो है वो पॉइजन है। और एक जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है जो कि आजकल जिसके बारे में बातचीत हो रही है, वो ये है कि प्रेशर इज अ प्रिविलेज। अगर आप प्रेशर सिचुएशन में हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज हेल्दी फॉर एनीवन। फॉर, जैसे आपने कॉग्निटिव ग्रोथ की बात करी, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि कंफर्ट इज पॉइजन एंड प्रेशर इज प्रिविलेज? नो, दैट इज
Absolutely true. And if we look at all great civilizations, if you look at Japanese civilization, Chinese, Indian, तो ये जो प्लान्ड डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट है, इसको एक बहुत महत्व दिया गया है। भारत में इसको तप कहा जाता था, और अगर आप देखें, जापान में सैमुराइज हैं, चाइना में जो शाओलिन कंग फू है, भारत में भी जो ऋषि मुनि है, जो गुरुकुल परंपरा है, उसमें हमेशा कहा गया है कि देखो, जब तक आप खुद को तपाओगे नहीं, जब तक है कि ये प्लान्ड डेलिब्रेट स्ट्रेटेजिक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, तब तक ग्रोथ हो ही नहीं सकती। अगर हम मसल्स की बात करें, अगर हम मसल्स में स्ट्रेस नहीं डालेंगे वाह और इंक्रीमेंटल स्ट्रेस नहीं डालेंगे, मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगी, डेवलप नहीं होंगी। अगर माइंड पे हम इंक्रीमेंटल स्ट्रेस नहीं डालेंगे, तो मसल्स, जो माइंड की भी कॉग्निटिव कैपेसिटी है, वो ग्रो नहीं करेगी। धीरे धीरे हमें ये डेलिब्रेट स्ट्रेटेजिक डिस्कम्फर्ट देना होगा, तभी ग्रोथ होगी। और ये वाह सिविलाइजेशंस आप देखो, इसलिए इतनी तरक्की कर रही। आज की तारीख में हम कहते हैं कि भारत इतना ज़्यादा क्यों आगे बढ़ रहा है, और भारतीय लोग इतना क्यों प्रभाव डाल रहे हैं वेस्टर्न कल्चर पे। तो यहाँ पे मैं राइट एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं आपको एक अमेरिकन स्कूल का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत कैलिफोर्निया का एक स्कूल था, एक बहुत बहुत मतलब $40,000 उनकी फीस है साल की, है ना। और वो कहते हैं कि हम बच्चों को इमोशनली डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर उसके बाद मैं एक बार गया, उस स्कूल के साथ काम कर रहा था, और टीचर कोने में बैठी है, बच्चे सब तूफान की तरह भाग रहे हैं, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, और ये 6 साल के बच्चे रहे होंगे। तो मैंने टीचर को देखा, मैडम आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? $40,000 आपकी साल की फीस है, मतलब 40 लाख रुपए, आप बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे? कहती है, नो 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 नो, वी डोंट बिलीव इन पुशिंग द किड्स। जब तक बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे कहने को कि मुझे पढ़ना है, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी। और मैंने कहा उसको, मैडम आपको पता है ना, ये बच्चा 6 साल का है, ये क्यों आएगा आपके पास? मैं 6 दिन उस स्कूल में था, 6 के 6 दिन बच्चे बवंडर की तरह घूमते रहे, टीचर के पास नहीं गए, और टीचर कोने में इंतजार करती रही। और फिर उसके बाद मैंने काफी देखा उन बच्चों को कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हाँ, इक्का दुक्का शायद आगे जाके कुछ निकल जाए। एक टूटी घड़ी भी 24 घंटे में 2 टाइम सही समय बता देती है, पर बाकी सारे बच्चे बस कंफ्यूज थे। और वही भारत में अगर आप बच्चों को देखो, तो हमें डायरेक्ट बताया जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इनफैक्ट हम थोड़ा ज्यादा उसको पुश कर देते हैं एक्सट्रीम में, बट we are trained from an early age, and we see that training shine when we go to the world stage, when we enter into the competitive environment, because there is no such place more competitive than India। और जो बच्चा भारत के इस competitive atmosphere में निकल जाता है, वो बच्चा फिर किसी फैंग कंपनी का सीईओ बन के ही आगे बाहर आता है। तो ये तप की पावर है। तप के बिना एनलाइटनमेंट नहीं हो सकती। तो बहुत बार लोग, मैं देखता हूँ, वो वेलनेस फॉलो कर रहे हैं, और बहुत आसान 2 मिनट नूडल्स की तरह सब कुछ बना दिया गया है कि आप बस इस ऐप को लगा दो और सो जाओ और मेडिटेशन हो जाएगी। नहीं होगी। तप के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग मैं देखता हूँ, वो बैठते हैं और वो ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी लगा दी, कुछ कर दिया, और कहते हैं हीलिंग हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। अगेन, तप के बिना चेंज पॉसिबल नहीं है। चाहे आप फार्मास्यूटिकल टूल्स पे भी रिलाय करते हो, आपको एक्यूट केयर मिल जाएगी, पर अगर आप क्रॉनिक केयर और रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हो, आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी होगी। तप के बिना रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो आई एम अ बिग प्रमोटर ऑफ दैट डेलिब्रेट स्ट्रेटेजिक discomfort, and if we bring that, if we start to enjoy it, then nothing can stop us in life. We will be more successful. दैट्स अमेजिंग। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे अंदाजा है कि दैट देयर इज अ वेरी बिजी शेड्यूल इन स्पायर संडे एज आप फार एज यूएस मुझे कंसर्न। शर्मिंदा मत कीजिए साहब। आप नहीं नहीं नहीं, देखिए आपने समय लिया है मुझसे बात आई करने का। आई आपको वैल्यू योर पूरी टाइम। इजाजत है, आपको जो करना है आप करो। जितना मैं आप ही का हूं, तो आप बोलो। क्या बात है।
ओके, हम लोग एक ऐसे दौर में हैं when we are living in a world of notifications. We can't escape it, you know. At every other juncture we are receiving notifications. मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का कम्युनिकेशन आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो और भी बहुत से फॉर्म में, किस तरीके का है कि the sort of people that you interact with on a daily basis whatsoever, that's something that really impacts you in a big way. कहते हैं कि जैसे जो 5 लोग जिनके साथ में आपका उठना बैठना मैक्सिमम होता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है कि किन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो रहा है, एंड कोशिश करें कि अपने से जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड और इंटेलेक्चुअली रिच हों लोग, उनके साथ में आप ज़्यादा बैठें। बिकॉज जैसे आपने तब की बात करी कि तब तो तभी होगा जब अपने से बेहतर लोगों के साथ में आपका वार्तालाप होगा। कैसे देखते हैं आप कम्युनिकेशन को, नोटिफिकेशंस को, एंड द सॉर्ट ऑफ कंपनी दैट यू कीप? तो यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहली चीज, जो हम नोटिफिकेशंस की बात करते हैं, तो अभी 20 तारीख को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे था और गैलप पोल आया, गैलप रिपोर्ट आई दिखाने को कि हर कंट्री की हैप्पीनेस रैंकिंग क्या है। भारत की बहुत खराब थी। वी आर 116th व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस। और वन ऑफ द की फैक्टर्स जो था दैट शोज व्हाई वी आर सो अनहैप्पी, इट इज सोशल मीडिया यूज। और सोशल मीडिया में क्या होता है कि हम जिस तरीके की वीडियोस खोलते हैं, फिर वो एक एल्गोरिथम हमारी लाइफ को गाइड करना शुरू कर देता है। तो अगर हम Correct. नेगेटिव वीडियोस खोलेंगे तो फिर बार बार नेगेटिव वीडियोस आएंगी। वो एल्गोरिथम इवॉल्व हो रहा है। मेरे को लोग बहुत बार कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसका एक फिक्स सॉल्यूशन आप बताओ। मैंने कहा मैं फिक्स सॉल्यूशन कैसे बताऊं, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो एक इवॉल्विंग प्रॉब्लम है ना। तो उसी तरीके से जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं वो हर रोज इवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई वॉर की वीडियो देख ली, फिर वो बार बार वॉर ही दिखाएगा कि ये हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा, इतना गलत हो जाएगा। और वो एल्गोरिथम में अगर आप फंस गए तो फिर तो आपको बार बार यही एक रीइंफोर्समेंट होगी कि दुनिया खत्म होने वाली है, एंड नाइलिस्टिक सोच रखो, क्योंकि किसी चीज का कोई फायदा नहीं। And that pessimistic attitude is a very negative attitude and will affect you very harshly. So we have to be very, very alert and aware that we don't doom scroll. कि हम ऐसे एल्गोरिथम को ना फीड करें और एल्गोरिथम हमें ना फीड करे। अगर बिल्कुल आप सही बात। सोशल मीडिया पे भी जाना है तो आप पहले ही सोच के रखो, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, कि कौन ज्ञानी है, मैं किस ज्ञानी को सुनना चाहता हूं। और फिर रास्ते में मुझे बहुत सिडक्शन आएगी कि इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, क्लिक बेट होगी। आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड देयर। आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट माई सोशल मीडिया यूज। एंड दैट्स वाई अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल कन्वर्सेशन। सो इन आवर स्क्रिप्चर्स वी कॉल इट सत्संग। और त्रिपुरा रहस्य को अगर हम पढ़ते हैं, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्स्ट्स जो भारत की सभ्यता से निकल करके आया है, उसमें पूछा कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू इन्फ्लुएंस आवरसेल्फ पॉजिटिवली एंड टू ग्रो, टू इवॉल्व एज अ पर्सन। तो जो ज्ञानी है वो कहता है सत्संग, क्योंकि जब आप सत्संग करते हो आपको इंस्पिरेशन आती है, आपको आइडियाज आते हैं। आपको एक बात समझनी होगी, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट until a force is applied upon it। तो हम अगर हैरान है, परेशान है, दुखी, हम पड़े रहेंगे उस अवस्था में जब तक कोई नया रेवोल्यूशनरी आइडिया हमें इंट्रोड्यूस ना हो। और अगर हम क्यूरेटेड नहीं है अपनी कंजम्पशन के बारे में, तो फिर हमारा जीवन बदल नहीं सकता। तो अगर लोग हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो वो एक सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों को सुनना, जो हमारे जीवन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करना चाह रहे हैं विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। वी आर डूइंग दिस अनकंडीशनली। जब हमारे लिसनर्स को सुनेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उनका बहुत फायदा हो जाएगा। सो दिस इज So I recommend that our social media use should be curated, and we should not allow ourselves to be fed by the algorithm, and that can only happen if you are disciplined about not doom scrolling and only go see and consume what you think is for your
अल्टीमेट गुड। बाकी हर चीज को, जैसे पहले कैंपेन चली थी से नो टू स्मोकिंग, उससे पहले कैंपेन चली थी से नो टू ड्रग्स, अब एक कैंपेन चलनी चाहिए से नो टू रैंडम सोशल मीडिया यूज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ईशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करना। एंड मुझे लगता है कि दैट हमें इन पर्सन एक लाइव ऑडियंस के साथ में, जैसे आप जो शोज करते हैं, मैं उसमें करना चाहूँगा आपके साथ में, ताकि एक लोग जो हैं आज के टाइम पे, वन थिंग विच इज बैडली मिसिंग इज अ गुड कॉन्वर्जेशन, and we badly need to have good conversations with the wider audience as well. So I would love to do that at some stage with you. मैं आ रहा And हूँ जी thank you for आपके your शहर, time. मैं कुछ महीनों में आऊंगा, आई थिंक अगस्त सितंबर में मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आपके Right. शहर आऊंगा, बैठूंगा और फिर बात करते हैं। Paka, paka, definitely, definitely. Thank you so much, Ishananji, and all the best wishes to you. थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।